हेलो रैंकर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी इस तैयारी में जान डालने के लिए मैं लेकर आया हूँ पीवाईक्यू फॉर एसएससी। ये गुड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में टाइम ज्यादा ले लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में बनते भी नहीं है। तो इन क्वेश्चनों का बेस्ट सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन और कम टाइम में इसे कैसे टैकल करेंगे वो देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल ये है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में क्या अंतर होगा। ये सवाल है कि आज कोई प्रेजेंट प्रेजेंट में कोई जनसंख्या है, कितनी है। 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख जनसंख्या आपके प्रेजेंट में। इसके 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, ये 3 ईयर, 3 वर्ष और फिर यही 2 वर्ष, 2 ईयर पूर्व जो जनसंख्या थी उनके बीच का डिफरेंस बताना है। इतनी बात समझ में आई। रेट कितना था, 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है। इसका मतलब लगातार, यानी 4 से कोई जनसंख्या 5 हो रही थी 1 साल में, तो 3 साल में क्या होगी, 4 क्यूब, 5 क्यूब। इतनी बात सुनिए। अच्छा, 2 साल में कोई 1 साल में जनसंख्या 4 से 5 हो रही है, तो 2 साल में कितनी होगी, अब हो गई 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अच्छा, यहां से देखिएगा, इसे लिख सकते हैं क्या, काफी कलर चेंज करते हैं, लिखिए 4 क्यूब और 5 क्यूब। लिख सकते हैं 4 का क्यूब कर 4 चौक 16 चौको 64, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ये प्रेजेंट है और ये वर्ष पूर्व, यानी ये पहले का है, बिफोर है। क्या है ये, बिफोर है। अच्छा, ये देखिएगा, ये 4 चौक 16, 50 25। अब आप ये बताइए, प्रेजेंट जो जनसंख्या थी वो 1 लाख थी, यानी 1 लाख थी ना। 3 वर्ष पूर्व बताना है कितना, और 2 वर्ष पूर्व जितना है उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो प्रेजेंट में तो सेम थी, जबकि यहाँ देखिए सेम नहीं दिख रहा है। यहाँ 125, यहाँ 25 है। अब 25 को 125 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 25 को 125 बनाएंगे। जब 25 को 125 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 25 पंचे 125। अब बताइए, सेम हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, कितना आप कहोगे, कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। इस 16 की वैल्यू बताना है, जबकि दिया है 125 की वैल्यू। वर्तमान जनसंख्या ही तो थी, 125 की वैल्यू 1 लाख। कितनी है, 1 लाख है। तो एक की वैल्यू 800, तो 16 की वैल्यू 128, यानी 12,800 रुपया। इतनी बात क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, एक जिले की जनसंख्या 3,84,000 है, जिसमें से 1,92,000 पुरुष हैं, 72% जनसंख्या साक्षर है, या 53% पुरुष साक्षर हैं, तो कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं। ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से पहले करके देखते हैं कैसे होगा। देखिए, 3,84,000 पहले देखिएगा, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया। फिर आपको देख रहा होगा 192 का डबल है, क्यों, 384, तो ये कट गया, ये कट गया। यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया। यानी टोटल जनसंख्या थी, टोटल पॉपुलेशन जो था आपका, तक हो गए 2 था। इसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। मेल अगर 1 है, मेल कितना, 1 है, तो फीमेल कितने होंगे, वो भी 1 होंगे। अब 1 का 69% निकालना कठिन है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनमें 100 से, जब 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना बन गया, 200 बन गया। कितना बन गया, 200 बन गया। ये बन गया आपका 200 बन गया, 200 बन गया। इतना बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिएगा, 72% टोटल का क्या है, साक्षर है, 72%। तो इसका 72% कितना निकलेगा, आप कहोगे 138 निकलेगा। इतने क्या है, ये साक्षर है, लिटरेट है। कौन है, लिटरेट यानी साक्षर है। अब देखिएगा, बोला है 53% पुरुष साक्षर है, मेल कितने हैं, 100 है, तो 53% इसका ये क्या है,
साक्षर है। अब 53% साक्षर है, इसका मतलब 53 लोग मेल में साक्षर है। तो ये बताइए टोटल इतने साक्षर हैं, 53 मेल में साक्षर है, तो जो बचा वो कितना, जो बचा है वो क्या है, वो फीमेल साक्षर है। 85 क्या है, फीमेल साक्षर है। घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। तो 85 क्या है ये आपकी फीमेल साक्षर है। तो अच्छा बताइए 100 में 85 लोग अगर साक्षर हैं तो कितने परसेंट हो गए, ये हो जाएंगे 85% साक्षर महिलाएं हैं। क्या है, साक्षर महिलाएं हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल बोला है, ये अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे इसको टैकल करेंगे। ए कॉमा सी और बी सी का चौथा समानुपाती डी है। बी सी स्क्वायर बटे ए डी बटे सी और सी का चौथा समानुपाती मान लेते हैं क्या है, एक्स है। एक्स मान लिया, चलो ठीक है। अच्छा, समानुपाती क्या होता है, इसके समानुपाती पे थ्री टाइप्स के मेनली क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, थ्री टाइप्स। पहला क्या है, मध्य समानुपात। दूसरा क्या है, तृतीय समानुपात। और तीसरा टाइप का आता है चतुर्थ समानुपात। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इनका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ए और बी है तो इसका मध्य अनुपात होता है ए बी का अंडर रूट। और तृतीय ए बी का, ए बी और है तो इसका तृतीय समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपान ए। अगर ए बी सी तीन है, ए कामा बी कामा सी तीन है और एक तीन है, तो इसका होता है बी सी बाई ए होता है। इतनी बात क्लियर। तो ये फार्मूला है। तो हमारा सवाल किस पर है, चतुर्थ पे। किस पर है, चतुर्थ पे है। तो देखिए चतुर्थ कैसे लगेगा। चतुर्थ को अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिएगा सवाल है, बोला है ए सी बी सी का चौथा समानुपाती क्या है, डी है। तो देखिएगा, इसको अगर आप वही मान लें ए है बी है और सी है, तो हम क्या लिखते हैं, चौथा समानुपाती क्या है, डी है। अगर डी है तो क्या लिखते हैं, आप कहोगे बी सी बाई ए लिखते हैं, तो सी गुणे बी सी बाई ए होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए डी बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर। इतनी बात समझ, इक्वेशन नंबर एक मान लेते हैं। चलिए अगला है बी सी स्क्वायर बाई ए। चौथा समानुपाती क्या माना हूं मैं, एक्स माना हूं। तो क्या होगा, यानी बी सी बटे ए। तो बी सी कितना है, आप कहोगे ए डी बाई सी और गुणे सी बटे, अब क्या होगा, बी सी स्क्वायर बाई ए होगा। यही होगा ना। चलिए ठीक है। अब देखिए सी सी से कट गया और ये है ए डी बटे एक गुणे, देखिए इस भाग को हम गुणे में चेंज कर दिए तो अंश का हर हर का अंश बनेगा। तो को ए बटे बी सी स्क्वायर। अच्छा, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर डी अपान बी सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इक्वेशन नंबर एक से आपको दिख रहा होगा बी सी स्क्वायर बराबर ए डी है, तो मैं रख देता हूँ, यानी ए स्क्वायर डी बटे बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी है। अच्छा, डी डी से कटा, ए से कटा, बचा कितना, ए। तो ये क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है, ये है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, देखिए ये तृतीय समानुपाती। अच्छा, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला मैं क्या बताया हूँ, आपसे कहा है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। अगर ये ए है और ये बी है तो ये बनेगा। तो लिख लेते हैं एक बार, क्या है, देखेंगे बी क्या है, एक्स की घात 0.25 गुणे वाई की घात 0.25 बटे जेड की घात माइनस 0.25 का का होल स्क्वायर, ये जीरो है, बटे ए क्या है, एक्स की घात 2.5 बटे वाई की घात 1.5 गुणे जेड की घात 3.5। इतनी बात क्लियर है। चलिए, बराबर
बराबर। अच्छा देखिए, घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा। अगर मैं लिखूं एक्स घात टू, ब्रैकेट में तो लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, घात के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा, एक्स गुणे चार हो जाएगा, एक्स के पावर सॉरी एक्स के पावर चार होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं। अच्छा, 0.25 का 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, आपको होगा एक्स के घात 0.5 होगा। इतनी बात समझ में आई। गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, वाई के घात 0.5 हो जाएगा, बटे जेड की घात माइनस 0 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। आप कहोगे गुरु जी जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। हाँ करते हैं, बेस का स्क्वायर होता है ना कि घात का स्क्वायर होता है। घात के ऊपर घात, घातों का आपस में गुणा। यहाँ तो देखिएगा प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस ही तो जाएगा। इतनी बात में 0.5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अच्छा चलिए, यहाँ हम एक काम करते हैं, अंश का हर का अंश में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, बटे ये अंश है, हर है तो हर को क्या बनाएंगे, अंश बनाएंगे। तो वाई की घात 1.5 बटे जेड की घात 3.5 गुणे एक्स की घात 2.5। या तो अब देखिएगा यहाँ से कट जा रहा है, ये कट गया, और जब यहाँ कट, ये कट जाएगा देखो, ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये कट गया 0.25, 0.5 एक्स की घात कट गया है, तो बचा यहाँ पर कितना, 1/5 एक्स स्क्वायर बचा। कितना बचा, एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखिएगा, वाई की घात 0.5 गुणे वाई के घात 1.5। जब गुणा में आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो घात जुड़ने के बाद कितना आएगा, आप कहोगे वाई के घात 1.5 में 0.5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, तो आएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए जेड के घात माइनस 0.5 और गुणे जेड के घात माइनस 3.5 है, तो ये जब सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद कितना आएगा, आप कहोगे जेड के घात 3 आएगा, क्योंकि अभी गुणा में आने वाला समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ जुड़ने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। इतनी बात क्लियर। तो बराबर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर और जेड के घात 3। आंसर कौन सा सही है, आंसर ऑप्शन नंबर वाई के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे जेड के घात 3, ऑप्शन नंबर बी सही। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका। अगला सवाल ये है, एक्स रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 से 1/2 वर्षों में 54,571 रुपया हो जाती। ब्याज हर 10 महीने बाद संयोजित होता है। एक्स का मान बताना है। इतनी बात क्लियर है। देखिएगा यहाँ दिया है, रेट कितना है, 12%। ये क्या है, वार्षिक। कैसा है, वार्षिक होता है। अच्छा देखिएगा, हम हर ब्याज हर 10 महीने पे देते हैं। यहाँ पर अगर सवाल में, ठीक है, 10 महीना ना दिया होता, ठीक है, सीधा बोलता 2.5 वर्षों 12% प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ब्याज की दर से एक्स रुपया, ठीक है, 2 से 1/2 वर्षों में 54,571 रुपया हो जाता है। तो इसका मान बताओ। सिंपल सा योग होता तो हम कहते रेट इतना है, टाइम इतना है और अमाउंट इतना है, हम निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ गलती ये कर दिया, कठिन इसलिए हो गया सवाल क्योंकि 10 महीना बाद बोल दिया संयोजित हो रहा है। जैसे 12%, ठीक है, वार्षिक का मतलब क्या है कि ये 12 महीने पर, 12 मंथ पर क्या हो रहा है, 12% ब्याज है। कितना है, 12% ब्याज है। तो अच्छा एक महीने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे एक महीने पर 1%। अच्छा तो बता सकते हो 10 महीने पर कितना होगा, आप कहोगे 10 महीने पर, आप कहोगे 10% हो जाएगा। अच्छा बताए 10 महीना हो गया। अच्छा यहाँ टाइम कितना है, आप कहोगे 2.5 साल है। 2.5 साल का मतलब 30 मंथ, 2.5 साल का मतलब 30 मंथ। इतनी बात समझे। अगर नहीं समझ में आया तो इसको लिखो, 2 दूनी 4 1 5/2। अब ये क्या है, वर्ष में है, किसमें है, वर्ष में है। और जब ये वर्ष है तो इसको साल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30, आ गया ना, 30 मंथ। अच्छा 30 मंथ है, आप 10-10 साल पे ब्याज ले रहे हैं, तो आप कहोगे 10 साल यहाँ पे ले लिए, फिर 10 साल यहाँ पे लेंगे, फिर 10 साल यहाँ लेंगे। तो अब देखिए इस हिसाब से अगर 10% रेट इसको बना लेते हैं तो ये सवाल कितने साल का हो गया, 3 साल का हो गया ना। इतनी बात समझ में आई, 3 साल का। इसका मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। कोई राशि 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है, 10 से 11 एक साल में, तो 3 साल में कितनी होगी,
10 का क्यूब 11 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा 1331। अच्छा ये क्या है, प्रिंसिपल और ये क्या है, अमाउंट। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? चलिए देखते हैं। अच्छा यहाँ दिया है अमाउंट कितना, 54,571 हो जाता है इतने वर्षों बाद, तो ये अमाउंट दिया है कितना है, 54,571। आपको डाउट तो नहीं है या समझ नहीं पा रहे हैं कि अमाउंट ये कैसे दिया है, समझ नहीं पा रहे हैं अगर, तो आपका बेस कमजोर है, आप कमेंट में कीजिएगा CISI पर, ठीक है। मैं एक लेंदी वीडियो, बेसिक टू एडवांस वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। आप कमेंट भी कीजिएगा अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अमाउंट होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या रेट होता है, क्या टाइम होता है, कैसे 10 महीने पर रेट 10% हो गया जबकि 12 महीने पर 12% है, कैसे होता है सब बताएंगे। बस आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, डायरेक्ट निकालेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 41 आएगी। तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी, आप होगी 41,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए सही। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए जब अंतर की बात आए, CI-SI की बात आए, जब 2 साल के लिए रहे, 2 वर्ष के लिए, तो क्या होता है, D2 लिख लें, 2 साल के लिए डिफरेंस टू मूलधन का R% का R% होता है। ऐसे D3 3 साल पर, ठीक है। 2 D2 प्लस R का R%, सॉरी ये D2 का R% कितना होगा, D2 का R%। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? चलिए ठीक। यहाँ दिया देखो 4%, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, एक 3 साल का होगा यानी D3 की वैल्यू कितना दिया है इसमें, इसमें देखा इस सवाल में आपको, मैं तो लिख दे रहा हूँ इस सवाल में, D3 की वैल्यू दिया कितना, D3 की वैल्यू कितना दिया है 228, और रेट कितना है आपको 4%। 4% का मतलब 1/25 है। इतनी बात क्लियर। अच्छा अब ये बताइए, D3 बराबर कितना होता है, ये फॉर्मूला बताए हम, तो क्या लिख सकते हैं 2, सॉरी ये 3D2 होता है, क्या होता है ये 3D2, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, सॉरी वेरी वेरी सॉरी। 3D2 नहीं पता, प्लस D2 नहीं पता, और R% का मतलब कितना है 1/25 है, बराबर 228। तो देखिए 25 दिया है, 75 एक 76, D2 बटे 25 बराबर 228। तो यहाँ से 76 दिया 228, तो हम बोल सकते हैं D2 इज इक्वल टू 25 दिया 75, D2 कितना है 75 है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिए अगर इतनी समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं कैसे होगा। ये आ गया 75, D2 बराबर 75। अब देखिए प्रिंसिपल बताना, क्या बताना प्रिंसिपल, D2 बराबर P का मूलधन का R%, तो हम बोल सकते हैं मूलधन P है, R का R% यानी 25, 4% का 4%, ये तो होगा बराबर कितना होगा 75 की। तो P 4% का मतलब 1/25 गुणे 1/25 बराबर 75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हो गए P बराबर 75 गुणे 625, और इसको मल्टीप्लाई 15×5 = 75, 15 का 15 बचे, 15 बचे 75, 15 दूना 30, 7 15 छक्का 90, 3 93 गुणे 5। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, बचा हम 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15, 15 3 18, 5 9 45, 1 46, 46,875 रुपया क्या हुआ, मूलधन था। कितना था, 46,875 रुपया मूलधन था। इतनी बात समझ आई तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, यह समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया, तो मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन बताना है। देखिएगा टाइम कितना है 2 ईयर, इतनी क्लियर बात। अच्छा देखिए SI कितना है, आपको होगी 42 रुपया, और CI कितना है 51 रुपया। इसे ओरल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है ओरल।
अब ओवरऑल नहीं पता। अच्छा, सी आई एस आई का डिफरेंस ले लें तो हम कह सकते हैं सी आई माइनस एस आई, ये दोनों साल के लिए है ना, 2 साल के लिए है, तो कितना हो जाएगा आपको, 9 हो जाएगा। अब हम बता चुके 2 साल के सी आई एस आई का डिफरेंस का फार्मूला, अगर मूलधन बताना तो क्या होता है, पी का आर परसेंट इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई, कितने साल के, 2 साल के लिए। हाँ, ये दो ईयर के लिए, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल नहीं पता, आर परसेंट पता है, आर परसेंट कितना है, रेट कितना है यहाँ पर, नहीं पता। ये थोड़ा मुश्किल दिक्कत हो गया कि रेट नहीं पता। अब देखिएगा रेट कैसे निकालेंगे। देखिएगा, अगर 100 रुपये आपके पास है और 10% रेट से 2 साल के लिए आप ब्याज लगा रहे हैं, साधारण ब्याज में क्या होगा, पहले साल और दूसरा साल, पहले साल आप 10 रुपया लेंगे इस पर ब्याज, फिर अगले साल भी इस पर 10 ब्याज लेंगे, तो टोटल आप जब कर्जा माफ कब होगी, जब आप 2 साल बाद 120 रुपया दे देंगे, ये हो गया। सीआई का क्वेश्चन नहीं होता तो एक साल में 10 रुपया, अगले साल में फिर 10 रुपया देता, लेकिन यहाँ पर अंतर ये आ जाता कि ये जो ब्याज था पहले साल, इसका भी 10% लेता, तो कहेंगे 1 हो जाता। अब कर्जा माफ करने के लिए यहाँ पर कितना देता है, ये 121 रुपया देता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ जो ए आया है, एक डिफरेंस आया, ये डिफरेंस है क्या है, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है। बात समझ में आई, 2 साल के लिए। तो जो एक आया है डिफरेंस है, ये किस पर आया है, उस 10% यानी एस आई, 10% एस आई पर आया है। यानी एस आई क्या है, 10% पर आया है, जो क्या है, एस आई है, सबका एस आई है। बात क्लियर इतनी, चलिए। तो अच्छा देखिएगा, आप ये भी आप नोट करिए, करेंगे कि हर साल जो एस आई सेम चलती है। तो 42 रुपया है 2 साल के लिए, तो एक साल के लिए कितना होगा, 21 होगा। अच्छा, 21 एक साल के लिए होगा, एक साल के लिए 21। अच्छा, 21 एक साल के लिए, तो आप बताइए 21 एक साल के लिए है और अंतर कितना है, 9 रुपए का। इतनी बात समझ में आई, अंतर मैं 9 क्यों लिया हूँ, क्यों लिया हूँ, क्योंकि जो 9 अंतर आया सी एच आई, वो 21 रुपए पर ब्याज लग के आया है, यही तो आया है। तो अब दोनों रेशियो ले लें, आपको होगी 7:3, तो कितना, 3/7 है, रेट कितना है, 3/7 फ्रैक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, देखिए पी आर परसेंट यानी कितना है, आर परसेंट गुणे 100% लिख सकते हैं, ये 3 बटा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 3/7। और यहाँ सी आई साई का डिफरेंस कितना दिया है, 9 दिया है, तो 3 3 का 9 कट गया, तो पी बराबर 7×50। ऑप्शन नंबर आपका ए सही। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल। यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 4 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय बताना है। अब देखिएगा, इस सवाल में आप पढ़ेंगे, पढ़कर आपको इतना समझ में आएगा कि यहाँ जो डिस्टेंस है क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है जब टीडीएस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, जब डिस्टेंस कॉमन होता है तो जो स्पीड का रेशियो है S1 S2 बराबर T2 T1 हो जाता है। क्या हो जाता है, T2 S1 S2 T2 T1, यानी जस्ट अपोजिट रहता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है। बात समझ में आई है? चलिए ठीक है। अब यहाँ S कितना दिया है आपको, कि पहले S1 कितना है 40 और S2 कितना है आपको, 45। तो इनका रेशियो ले लो, कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 9×5 = 45। ये क्या है, स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो 9:8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा देखिएगा, बोला है 10 मिनट देरी से पहुंचता है जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, देरी से पहुंचने का मतलब ये है कि अगर इसे रियल टाइम रखा होगा तो यार 10 T+10 टाइम लेगा। कौन, जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, और यहाँ टी टाइम लग रहा होगा रियल में, तो यहाँ T+4 टाइम लगा होगा मिनट, जब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा देखिए, जो यहाँ सब अंतर है कितना है, 1 का अंतर है। यहाँ देखिए टाइम का अंतर जा रहा है कितना, आपको भी 6 का अंतर जा रहा है। कितना अंतर जा रहा है, 6 का अंतर, अंतर ले लोगे 6 ही आएगा। तो ये 1 की वैल्यू 6, तो 9 की वैल्यू 9×4 = 54, 9×4 कितना, 54, ये 54 मिनट है।
यानी 54 मिनट लगे हैं ये डिस्टेंस चलने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इतनी बात समझ आई? तो ये t+10 यानी वास्तविक टाइम से 10 मिनट ज्यादा लग रहा था, तो कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। तो t की वैल्यू कितने हो जाएगी आपको? 44 क्या मिनट। इतनी बात क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। चलिए देखते हैं आगे कुछ है। आगे आपके लिए कुछ नहीं है इस सेशन में। चलिए, धन्यवाद पूरा सेशन देखने के लिए। और हाँ, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।